पिछले साल कतर में गिरफ्तार हुए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुना दी गई। कतर की अदालत के इस फैसले पर भारत ने हैरानी जताई है। साथ ही कहा है कि भारतीयों की रिहाई के लिए सभी कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। आपको विस्तार से बताते हैं कि भारत के पास कौन कौन से रास्ते बचे हैं। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को यह मौत की सजा सुनाई है। इन 8 भारतीयों को पिछले साल जासूसी के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरानी जताई है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कतर की अदालत ने आज अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं और फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हर परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि कतर की जेल में बंद भारतीय नागरिकों को कॉन्सुलर एक्सेस और कानूनी मदद दी जाती रहेगी। लेकिन अब तक कूटनीति में पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने वाले एस जयशंकर के लिए खाड़ी देश कतर ने एक ऐसा टास्क दे दिया है जो काफी मुश्किल भरा होगा। दरअसल कतर जो है वो शरिया कानून के तहत शासन करता है। भारत ने शुरुआत में तो इस मामले को कतर के सामने उठाया था और उन्हें बेदाग बताया था, लेकिन कतर की अदालत के फैसले के बाद भारत के लिए हालात बदल गए हैं। G20 सम्मेलन में जब यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि नई दिल्ली में हुई इस बैठक में कोई घोषणा पत्र नहीं आ पाएगा, तब पीएम मोदी ने अपने निजी रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका समेत सभी देशों को मनाया और G20 सम्मेलन में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी हुआ। पूरी दुनिया में भारत की इस पहल की तारीफ हुई और खुद भी कई बार पीएम मोदी देश की इस उपलब्धि का जिक्र कर चुके हैं। लेकिन इस बार हालात कुछ इतर हैं। सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के रिश्ते तो बेहतर हैं, लेकिन कतर के साथ भारत के रिश्ते गर्मजोशी वाले नहीं हैं। पीएम मोदी देश को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए कौन सा कूटनीतिक रुख इख्तियार करेंगे, उस पर सबकी नजरें हैं। भारतीय कूटनीति के हनुमान के रूप में उभरे विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए कतर का मामला इतना आसान नहीं रहने वाला है। कतर के साथ भारत के रिश्ते तो ठीक हैं, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि कतर पर आतंकी संगठनों की मदद के भी आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि कतर पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक भी है। यही नहीं, हमास से भी कतर के मधुर रिश्ते रहे हैं। कतर के पैसे के जरिए ही हमास इजराइल में हमले करते रहता है, लेकिन अभी तक इस देश के खिलाफ दुनिया में कोई आवाज नहीं उठी है। तो फिर एस जयशंकर कैसे इस मुश्किल स्थिति से निकलकर विजयी बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे कूटनीति में तो हर देश अपने बैकडोर चैनल हमेशा खुले रखता है। हो सकता है कि भारत अपने संपर्क के जरिए कतर से मध्यस्थता की कोशिश में जुट गया हो, लेकिन जैसा कि ऊपर इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते वैसे नहीं हैं जिससे सब कुछ आसानी से हो पाए। ऐसे में भारत कूटनीति का कौन सा रास्ता अपनाएगा और कैसे इस मुसीबत से निकलेगा, ये एक अहम सवाल है। अभी तक हर मोर्चे पर मोदी के हनुमान बने जयशंकर एक्टिव तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक के माहौल से लग रहा है कि भारत को सफलता नहीं मिली है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस उम्मीद करती है कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपील का पूरा मौका मिले और उनकी जल्द से जल्द रिहाई के लिए हर जरूरी कोशिश की जाए। बहरहाल फैसला आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने उठाया जाएगा। इस मामले में अब आगे का रास्ता क्या है, इस बारे में जानकार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और ICCPR के प्रावधान कहते हैं कि कुछ मामलों को छोड़कर आमतौर पर फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के पास कई रास्ते हैं। पहला तो यही कि इस फैसले को कतर की ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। अगर उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या अपील नहीं सुनी जाती है तो भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी ले जा सकता है। मौत की सजा को रोकने के लिए भारत राजनयिक स्तर पर भी दबाव बना सकता है। इतना ही नहीं, NGO और सिविल सोसाइटी भी इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पास जाने का रास्ता भी भारत के पास है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौसेना के इन पूर्व अफसरों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था। इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवाएं दी हैं। नेवी में रहते हुए उनका कार्यकाल बेदाग रहा और अहम पदों पर रहे हैं। नौसेना से रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अल दहरा कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती थी। साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया कराती थी। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते थे। पिछले साल उन्हें भी इन लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था, हालांकि नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया। यह कंपनी इस साल 31 मई को बंद हो गई है। इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिनमें ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे। कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया था। 1 साल से मामला चल रहा था, उसके बाद इन्हें मौत की सजा दे दी गई है। अब यह भारत के सामने एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति एक पैदा करता है। दरअसल वो भारतीय हैं और दूसरा, भारत इस फांसी की सजा के बाद हैरानी भी जता चुका है। निश्चित तौर पर इसको लेकर भारत सरकार कुछ कदम उठाएगी। इसमें कूटनीतिक प्रयास तो
होंगे ही, यानी वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। और दूसरा, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, वहाँ की निचली अदालत ने ये फैसला दिया है, इसको हायर कोर्ट में अपील किया जा सकता है। और क्योंकि दूसरे देश का मामला है और वो भी ऐसा देश जिसके साथ भारत के संबंध कोई खास मजबूत नहीं है, ऐसे में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशन या किसी अन्य एजेंसी के भी बीच में आने की एक उम्मीद जताई जा सकती है भारत की तरफ से। यूएन जैसे महत्वपूर्ण एक रोल अदा कर सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इसको लेकर भारत को खासे प्रयास करने होंगे। ये कूटनीति की एक परीक्षा भी है।